चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इस बुक का सॉल्यूशन करने लग रहे हैं। वर्ग 3 की जो मैथमेटिक्स की जो किताब है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें जो है, हम आज पेज नंबर 50 पे बढ़ेंगे। पेज नंबर 50 पे, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 पे। ठीक है, चलिए इस पे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है? उसने कहा है चाप विकर्ण से कम तथा चाप विकर्ण से अधिक, चाप विकर्ण से छोटा तथा चाप विकर्ण से बड़ा के प्रतिच्छेदन बिंदु है। मैं ऑप्शन देखने लग रहा हूं तो बहुलक है, बहुलक भी दे रखा है ऑप्शन में, बहुलक है, माध्य का और माध्य, यानी ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो नहीं है, ये माध्य माध्य का बहुलक का क्वेश्चन है। सर जी अब क्या कह रहा है? चाप विकर्ण से छोटा। मैं अगर माध्यिका की बात करूं तो एक दो तीन चार, या फिर सीधा सीधा रट सकते हो एक दो तीन। चाप विकर्ण से छोटा यानी, और इधर विकर्ण से बड़ा, विकर्ण से बड़ा। और ये बीच वाला नंबर क्या कहलाता है? ये बीच, अच्छा, प्रतिच्छेदन बिंदु, यही तो है प्रतिच्छेदन बिंदु, सेंटर वाला नंबर प्रतिच्छेदन बिंदु। ये वाला नंबर क्या कहलाता है? ये वाला नंबर कहलाता है आपके माध्यिका कहलाती है सर। ये आपकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं भाई, इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी थ्योरम है जो कि आपको माध्य माध्यिका बहुलक में पढ़नी है। यहाँ ये उसने कहा दिए गए चित्र में, सर जी चित्र तो दे ही नहीं रखा है, चित्र तो दे ही नहीं रखा है। अब चित्र दे ही नहीं रखा है तो सवाल को मैं गलत एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं, सवाल अगर सॉल्व हो जाए तो। उसने कहा दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, सर जी ये ए बी, ए बी और ये सी डी, सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये वाला ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। अब उसने कहा है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, एंगल बी ओ सी और ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ डी, ये वाले दोनों एंगल का जोड़ है जो है 130 है। हम सब जानते हैं शीर्ष विमुख कोण के कारण ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये थीटा डिग्री तो ये भी थीटा डिग्री। अब उसने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि 2 थीटा, दोनों का जोड़ जब मैं कर रहा हूं तो 130 आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री निकल के आ जाएगी, 65 डिग्री निकल के। तो थीटा की वैल्यू 65 डिग्री निकल के आ गई है सर। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है? आपसे ये पूछना चाह रहा है तो ए ओ डी पता करके बताओ, ये वाला एंगल पता करके बताओ। हमें ये बात भी पता है सर, एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, यानी कि ये थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री और ये अल्फा डिग्री, और ये अल्फा डिग्री दोनों को जोड़ने पे 180 बनना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 65 है, अल्फा की वैल्यू कितनी लेके 150, 180 आ जाए, तो अल्फा की वैल्यू इधर उधर करोगे तो लगभग लगभग 115, 115 डिग्री निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 115 डिग्री निकल के आएगा। ये मेरे सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। चलिए जी, ध्यान से सुनिएगा। देखो उसने क्या कहा, उसने ये कहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं, सबसे पहले तो वृत्त बना लीजिए, वृत्त बना लिया, ये केंद्र हो जाएगा। वृत्त की जीवाएं बनाते हैं सर, वृत्त की जीवा, वृत्त की दो जीवाएं, एक तो ए बी है और एक सी डी, एक दूसरे को वृत्त के बाहर कहीं टच करती है। एक, अरे अरे रुक जा, कि नागमणि लेके ही जाएगा। एक जीवा ये और एक जीवा ये, वृत्त के बाहर कहीं बिंदु ई पर टच करती है, पॉइंट ई पर टच कर रही है। इसका नाम ए बी है, ए बी है, और इसका नाम सी डी है। दो जीवाएं हैं, एक ए बी और एक सी डी, ये दोनों कहीं ना कहीं टच करती है बिंदु ई पर। कहाँ टच करती है? बिंदु ई पर टच करती है, बाहर। अब उसने आगे ये भी कहा है, यदि ए बी की जो लेंथ, अरे हट भाई, ए बी की जो लेंथ है, ए से लेकर बी की जो लेंथ है 11 दे रखी है, और बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक, भाई बी से लेकर सी तक ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। मुझे लगता है ये बी से लेकर सी तक नहीं है, ये जो है ये बी से लेकर, बी से लेकर ई तक होना चाहिए। ये बी से लेकर सी तक नहीं, बी से लेकर ई तक है ये। आप सुधार लीजिएगा, आपकी किताब में भी बी से लेकर ई तक। सर बी से लेकर ई तक की लेंथ दे रखी है कितनी? 3 दे रखी है। और डी से लेकर ई तक कितनी दे रखी है? 3.5 दे रखी है। तो आप सी से लेकर डी तक की लेंथ पता करके बताओ। अब यहां जब आप जाएंगे तो एक थ्योरम होती है भाई, थ्योरम होती है। अगर आप थ्योरम याद रखना चाहें तो आप अपनी किताब में खोलेंगे, अपनी किताब खोलेंगे और उसमें जाएंगे पेज नंबर, ये उसमें होगा, सर्कल में दे रखा होगा, सर्कल में दे रखी होगी ये थ्योरम। थ्योरम क्या है पहले मैं बता दे रहा हूँ, हटाओ, वैसे ही बता दे रहा हूँ, अब मिले ना मिले वो। थ्योरम ये है मेरे भाई, थ्योरम ये है कि ये छोटी, छोटी बटे छोटी, छोटी बटे छोटी, छोटी बटे छोटी, यानी बी बी
बटे डी, डी छोटी बटे छोटी बराबर होती है, छोटी बटे छोटी बराबर होती है मेरे भाई बड़ी बटे बड़ी, छोटी बटे छोटी बराबर होती है बड़ी बटे बड़ी, छोटी बटे छोटी बराबर हो रही है बड़ी बड़ी बटे पूरी बड़ी, छोटी बटे छोटी बराबर होती है बड़ी बटे बड़ी। सही है गलत है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। छोटी कितनी हो गई? छोटी कितनी हो गई? बी ई हो गई 3 बटे इधर छोटी कितनी हो गई? इधर हो गई 3.5 बराबर होती है बड़ी कितनी हो गई? 14, 14 हो गई। इधर बड़ी कितनी हो गई? इधर बड़ी एक काम कर लो सीई मान लो, सीई मान लेते हैं इसको। चाहते तो आप 3.5 प्लस एक्स भी मान सकते थे, बाकी मैं पूरा सीई मान ले रहा हूँ। ठीक, तो काटापीटी करने की मैं कोशिश में हूँ, फिराक में हूँ। ये हटाया मैंने, जीरो लगाया, मैंने 5 से काटा, 5 का 30, मैंने 5 से काटा 5 7 बार में, है ना? क्या थ्योरम है? ये गुणा ये बटे ये गुणा ये भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हैं सर थ्योरम। अगर आप अपनी किताब में देखना चाहें तो थ्योरम ऐसे भी लगा सकते हो। देखो कैसे, थ्योरम ये भी है, बीई गुणा बी गुणा ए ई, बीई गुणा ए ई बराबर होता है यहां छोटी छोटी गुणा पूरी बड़ी सीई, सीई मैंने वैसे ही करने की कोशिश की कि सर बी बटे डी और ए, अच्छा ये ऊपर रख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये थ्योरम अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस तरह की, ये इस तरह की थ्योरम है, मैं उसी से कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप किताब में देखोगे ना तो किताब में कुछ इस तरह की थ्योरम दे रखी है, देखो कुछ इस तरह की थ्योरम दे रखी है भाई। क्या थ्योरम है? थ्योरम ये है कि छोटी छोटी गुणा पूरी बड़ी, छोटी गुणा पूरी बड़ी, छोटी गुणा पूरी बड़ी, छोटी गुणा पूरी बड़ी, छोटी छोटी गुणा पूरी बड़ी, और इधर छोटी सॉरी छोटी छोटी गुणा पूरी बड़ी, और इधर छोटी गुणा पूरी बड़ी, पूरी बड़ी, ये थ्योरम है। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा अरेंज करने में आगे पीछे हो गया था, बाकी कोई नहीं। अगर वैसे भी अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। बी बटे डी ई, बी बटे डी बराबर होता है सी ई बटे ए, ए यहां से जमाना चाहे तो जमा सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया था, कोई नहीं, हटाओ, बात खत्म करो। तो बी की वैल्यू रख दो भैया, कितनी हो जाएगी? 3 गुणा ए की वैल्यू रख दो, ए ई, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक 14 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी से लेकर ई तक 3.5 गुणा ई से लेकर सी तक, ई से लेकर सी तक हमारे पास नहीं है तो ई सी ही रख देते हैं, ई सी ही रख देते हैं, या सी ई रख देते हैं, कुछ भी रख लो, सी ई, सी। थ्योरम में भैया याद करना एक फॉर्मूला ही है, जब भी ऐसा रखे तो मैं काटापीटी करने की कोशिश कर ले रहा हूँ। तो 3 गुणा 14 और ये वाला नंबर इधर आएगा 3.5, ये हटाया, ऊपर जीरो लगा दिया। मैं 7 से काट देता हूँ, 7 पंजे 35, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 5 से काटा मैंने, 5 का 20, 4 तिये 12 निकल के आ गई। तो 12 निकल के आ गई मेरे पास ई और सी, ई से लेकर सी तक की जो लेंथ निकल के आ गई वो 12 निकल के आ गई मेरे प्यारे भाई। मेरे पास 12 निकल के आ गई, ई से लेकर सी तक की जो लेंथ निकल के आई वो 12 निकल गई। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ निकल गई 12 निकल के, उसमें से अगर ये घटा दूं, इतना पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। तो एक काम करो, घटा लो भैया, 12 में से 3.5 जैसे मैं घटाऊंगा, जीरो लगाओ, बचा 5 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8.5। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 8.5। है क्या किसी ऑप्शन में? है क्या ऑप्शन? आपका आ जाएगा D4, दीदी तेरा देवर दीवाना। ठीक, यहाँ आइए, अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। उसने कहा है कि सर दिए गए चित्र में, सर फिर से चित्र नहीं दे रखा है, फिर से चित्र नहीं दे रखा है, और दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बने ना बने एक अलग बात है भाई, क्योंकि उस सवाल ने साफ साफ कहा है कि दिए गए चित्र में, इसका मतलब ये सवाल अधूरा है। मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आप एक काम करो, इस सवाल को क्रॉस मार दो, क्योंकि सर चित्र है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करेंगे? तो ये सवाल गलत है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण इतने इतने दे रखे हैं तो उसकी भुजा निकाल के बताओ। सम चतुर्भुज आप सब जानते हो, सम चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, सम चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। अब इसके विकर्ण दे रखे हैं, सर पहला विकर्ण, ये पहला विकर्ण दे रखा है, और एक और विकर्ण दे रखा है यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है,
ये दो विकर्ण दे रखे हैं। अब इनकी लंबाई भी दे रखी है, कितनी कितनी सर, इसकी लंबाई दे रखी है पूरी 6 और इसकी पूरे की लंबाई दे रखी है 8। हम सब जानते हैं यहाँ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, सबके सब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा 6 है तो ये 3 रहा होगा, पूरा का पूरा 8 है तो ये 4 रहा होगा। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे 3 4, और अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, यानी ये भुजा जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी सर। 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहेगा कि उसकी भुजा निकाल के बताइए। 5 मीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही हमारे सवाल का सही जवाब। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल कुछ इस तरह से कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। अब चक्री चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हमें जान लेना चाहिए। एक सर्कल है, मान लीजिए। चक्री चतुर्भुज मतलब होता है कि एक वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन रहा हो, एक्स वाई जेड जैसा भी चतुर्भुज बन रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस चतुर्भुज बन रहा है, इतना ध्यान रखिएगा कि एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है। एक वृत्त के अंदर जब भी कोई चतुर्भुज बनता है, जब भी कोई चतुर्भुज बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं नामकरण इनके कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, इसको हम कहते हैं चक्री चतुर्भुज। वृत्त के अंदर वृत्त पे टच करते हुए अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, चार भुजा वाला बन रहा है, तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी हमेशा ही जोड़ इनका 180 होता है। आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। तो एंगल बी और डी, एंगल बी और एंगल डी इनका जोड़ भी कितना होगा, 180, है ना। चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं मेरे प्यारे भाई, उन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि ए डी बी, मैं एक अलग से लाइन खींच ले रहा हूं, ए डी बी करके, ए डी बी, ए डी और बी, ए डी बी जो लाइन है, ये लाइन जो है ए डी बी, रेडी कलर, ठीक है सर जी। ये दे रखा है ए डी बी कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। और क्या कह रहा है, डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए जो दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, डी सी ए जो दे रखा है ये 80 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। अब चक्री चतुर्भुज हो या फिर वृत्त के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या कॉन्सेप्ट काम करता है वो देखिएगा कि सर जी इसी चाप पर बना ये वाला त्रिभुज और इसी चाप पर बना ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये जो कोण होते हैं ना, देखो इसी चाप पर मेरे प्यारे भाई ये वाला कोण और इसी चाप पर ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कहानी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताई है। तो ये अगर 80 डिग्री है, यानी इसी चाप पर ये वाला अगर 80 डिग्री है तो इसी चाप पर ये वाला भी कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या है कि डी ए बी पता करना है, डी ए बी यानी पूरा का पूरा एंगल पता करना है। आप अगर गौर से देखो तो यहाँ एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है सर, यहाँ एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है मेरे भाई। ये थीटा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 30 और ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 70 डिग्री निकल के आएगी। इधर उधर जब आप करेंगे तो 70 डिग्री बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया है तो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आप सबके सामने। उसने कहा है संलग्न आकृति में एल और एम आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है और P और Q ये दोनों भी समांतर है, यानी सब कुछ समांतर ही है। तो आपसे पूछ रहा है कि A की वैल्यू बताओ, A कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे ना। ये A कितना, ये A डिग्री जो है ये कितने डिग्री होगा। हम सब जानते हैं कि सर अगर ये वाला कोण मेरे प्यारे भाई 125 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 125 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे दो लाइन काटती है तो जितना ये होता है उतना ही ये होता है, संगत कोण के कारण। अब हम ये भी जानते हैं अगर ऐसे कोई दो लाइनें हैं, अगर ये वाला कोण 125 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 125 डिग्री होगा। कारण क्या है, फिर से संगत कोण, ये वाला भी 125 डिग्री हो गया। अब हम ये बात भी जानते हैं कि सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कौन 125 प्लस ये नीचे वाला A,
तो ये जब इधर आएगा तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 7 में से 2 गए 5 बचेगा, यानी कि हमारे पास ए की जो वैल्यू निकल के आई वो 55 डिग्री निकल के आएगी। यही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से रहा, कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू और एस आर एस सॉरी पी क्यू और एस आर एक वृत्त की ऐसी जीवाएं, ये वाली जीवा और ये वाली जीवा है, कि पी आर जो है वो लंब है। सर लंब है किसके ऊपर? क्यूएस के ऊपर। क्यूएस के ऊपर लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है सर। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। जब मैं बढ़ूंगा तो इस सवाल को मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा। इस सवाल को बड़ा करना पड़ेगा सो दैट आप समझ पाए बढ़िया से। ठीक है, चलो। अब सर जी जब भी किसी वृत्त के अंदर एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो, यानी कि दो जो जीवाएं होती है वो परपेंडिकुलर अगर काटती है तो ये जो एंगल बनते हैं ना, ये जो एंगल बनते हैं हमेशा ही ये दोनों कैसे बनते हैं? हमेशा इन दोनों का जोड़ कितना आता है? हमेशा इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आता है। कितना आता है मेरे भाई? हमेशा ही 90 डिग्री आता है। तो उसने क्या पूछा है? एंगल क्यू और एंगल एस पता करके बताओ। एंगल क्यू और एंगल एस पता करके बताओ। एंगल क्यू और एंगल एस दोनों का जोड़ निकाल के बताओ। तो हमेशा ये वाला कोण का जोड़ कितना निकल के आता है? 90 डिग्री आता है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल 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 एस जो होता है, एंगल क्यू और एंगल एस जो होता है, ये 90 डिग्री होता है। यही मेरे सवाल का सही जवाब है। ये प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी। ज्योमेट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ढेर सारी प्रॉपर्टियां होती है सर। ढेर सारी मतलब ढेर सारी प्रॉपर्टियां होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से रहा। मैं यहां एक सवाल बना ले रहा हूं, ये कुछ ऐसे बना ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये लाइन खींच दी मैंने एक। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मैंने एक लाइन ये यहां से यहां भी खींच दी। ठीक, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है हमारे पास और जिसमें नामकरण कर रखा है ए। अरे यार अभी भी पतला रह गया भाई। ना 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 ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई कुछ इस तरह से दे रखे हैं। अब उसने कहा है ए बी जो है सी डी के समांतर है। सर जी ये वाली जो लाइन है ये इसके समांतर है, ये दोनों आपस में लाइनें पैरेलल है। बहुत अच्छी बात, दिख भी रही है। ए बी जो है एफ बी के बराबर है। सर जी ए बी जो है लाइन ए बी जो है एफ बी जो है वो किसके बराबर है? एफ बी। अब एफ बी तो है ही नहीं सर, इसमें एफ तो है ही नहीं, तो मुझे लगता है ये एफ इसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ एफ नहीं होना चाहिए, यहाँ ई नहीं होना चाहिए, यहाँ एफ होना चाहिए, हो सकता है। तो सर ये वाली दोनों लाइनें आपस में बराबर है, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर है। अब आप ये भी जानते हो कि अगर किसी त्रिभुज में दो लाइनें अगर बराबर होती है तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी। आगे कह रहा है कि सी बी ई। सर जी सी बी और ई, यार ये ई कैसे हो सकता है यार? ये एक काम करो, इसको ई करो, ई करो। ठीक है, उसको ई करो। यहाँ पे ई था, ये सुधार लेना, एफ नहीं था वहां पे, बी था। ठीक है, अब उसने कहा है सी बी और ई। सी बी और ई ये कितने डिग्री? ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री दे रखा है। और बी सी और डी जो दे रखा है वो 50 डिग्री दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बिल्कुल 50 डिग्री इस तरह से दे रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब उसने कहा इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। अब मैं ये बात जानता हूं, अगर ये रेखाएं समांतर है, मान लो ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है आपस में अगर ये रेखाएं समांतर है मेरे प्यारे भाई, अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो ऐसे एक लाइन आती है और ये 50 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा ये भी 50 डिग्री रहा होगा। मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा सर, है ना, आंतरिक एकांतर कोण। तो ये 50 है तो ये 20, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा भाई, पूरा 50 होना चाहिए तो 30 डिग्री हो गया। अब मैं ये बात भी जानता हूं, आपसे पूछा क्या? ई ए बी, ई ए
ई ए और बी, यानी ये थीटा का मान पूछा है। अब देखो यहाँ त्रिभुज के 3 कोण बने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी थीटा और थीटा 2 थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 150, 150। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 75 डिग्री निकल के आएगी। थीटा की वैल्यू 75 और 75 हो जाएगा। सर आपसे पूछा क्या था, आपसे यही पूछा था कि सर जी ई ए बी, ई ए और बी निकाल के बताओ 75 डिग्री, हमारा भी सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल ये बात तो क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं। सर लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है जी, ये बात समझ में आई। और ई एफ जो है, ई एफ जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, बहुत बढ़िया। तो एक्स का मान निकाल के बताइए, एक्स का मान निकाल के बताइए। अब आप ये समझो कि दो रेखाएं होती है, अगर ये काट के जाती थी जितने डिग्री का ये एंगल होता है उतने डिग्री का ये होता है। यानी कि अगर ये वाला एंगल x प्लस 10 का है तो ये वाला एंगल भी x+10 का ही होगा, x+10 का है तो वो वाला एंगल भी x+10 का ही होगा। ठीक, चलो अगर ये x+10 का है तो ये वाला एंगल भी x+10 का ही होगा। अब हम सब जानते हैं एक सीधी रेखा 180 डिग्री की बननी चाहिए, तो मतलब 4x+10, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सवाल थोड़ा सा गलत है, इन सब 180 डिग्री का बनना चाहिए। हटाओ जी, देख लेते हैं। 4 और 1 5x, 5x प्लस 10 और 10 20 बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर ये वाला नंबर इधर जाएगा तो घटेगा तो 160। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, 5 से काटेंगे 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 32 डिग्री निकल के आना चाहिए। भाई किसी भी ऑप्शन को सही कर लो, 32 डिग्री कर लो, 32 डिग्री कर लीजिए सर। इसका जो आंसर होगा वो 32 डिग्री निकल के आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 32 डिग्री निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहा, सर जी यहाँ L लिखा हुआ है, यहाँ L, L उस दिए गए चित्र में L और M, L और M पैरेलल है। x का मान निकाल के बताओ, ये वाला एंगल निकाल के बताओ। ये वाला एंगल 130 दे रखा है, ये वाला एंगल 100 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, x की वैल्यू निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं सर, मेरे लिए क्या, किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिएगा यार सर जी, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये दो लाइनें होती है, अगर ये वाला एंगल 130 डिग्री का है तो दोनों अंदर का जोड़, दोनों अंदर वालों का जोड़ जो होता है, दोनों अंदर वालों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये कितना डिग्री रहा होगा, ये 50 डिग्री। तो ये वाली लाइन कितनी आ गई होगी, 50 डिग्री आ गई होगी, 50 डिग्री आ गई होगी, ठीक है। या फिर आप अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ढेर सारे तरीके हैं। देखो जी ये वाली लाइन कितनी हो गई, एक ये वाला, ये कितना हो गया 130 हो गया। तो एक सीधी रेखा पे 180 बनना चाहिए, बनना चाहिए। ये 130 तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 अंदर वाला 50 डिग्री हो गया। अब ऐसे कैसे ही ये रेखा है, ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो अंदर वाला 80 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि सीधी रेखा पे 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत खतरनाक। तो अब त्रिभुज के ये 50 है, 150 नहीं, ये 50 है ना, 150 मत समझ लेना, मैं वही समझ लिया था 150 कहाँ से आ गया, कि तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x डिग्री, इन सबका जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हो जाएगा 8 5 13 130 प्लस x बराबर 180। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 30 उधर जाके घटे पिट के हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन ए आ जाएगा। 50 डिग्री आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा एक और सवाल आया हमारे पास, एक और सवाल अगर आया है तो ये तो वही सवाल है यार, सेम टू सेम हूबहू पिछले ही तो सवाल है, पिछले ही सवाल है। और पिछले सवाल का आंसर कितना आ रहा था, 50 आ रहा था, हूबहू सवाल है, वही है। भाई इसका 50 कर लेना किसी भी ऑप्शन में काट पीट के, ठीक है, क्योंकि पिछले सवाल का आंसर 50 आ रहा था, 50 आ रहा था। चलो आओ यार, दोनों में अंतर क्या है इसमें, एक सेकंड भाई। दिए गए चित्र में एल और एम पैरेलल है तो एक्स का मान निकाल कर बताओ, ठीक है निकाल दिया। अच्छा इसमें क्या, दिए गए चित्र में एल और एम पैरेलल है और टी अनुप्रस्थ है। टी कहाँ दे रखा है इसमें, टी तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा टी तो।
तो ये सवाल ठीक है, 50 ही आएगा इसका आंसर, दिमाग मत लगाओ फोकट। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये कुछ इस तरह से सर्कल दे रखा है, कुछ इस तरह से सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है, और सर्कल का सेंटर भी दे रखा है, ये दे रखा है, सर्कल की त्रिज्या दे रखी है ऐसे करके। तो सर्कल की एक त्रिज्या यहां से यहां तक बना ली मैंने, ठीक है जी। और उसने ये भी कहा, उसने ये भी कहा कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक लाइन खींची गई, ठीक है, हमने ये लाइन भी खींच दी। और ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट नेम डी, इसका नाम डी है, इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और इसका नाम सी है, इसका नाम सी है। अब सवाल ये कह रहा है, सवाल ये है मेरा भाई कि ओ केंद्र है, ये सेंटर है। अब मैं ये बात जानता हूं, सेंटर पे जितना भी कोण बनता है उससे आधा बनता है यहाँ पे। अगर यहाँ थीटा डिग्री बनेगा तो यहाँ 2 थीटा डिग्री बनेगा, 2 थीटा डिग्री बनेगा। विजिबल है कि नहीं? विजिबल नहीं है सर, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। अगर यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई, तो यहाँ 2 थीटा डिग्री का कोण बनता है, यानी सेंटर पे जो कोण बनता है उससे आधा ही बनता है यहाँ पे, उससे आधा ही बन पाता है, उससे आधा ही बन पाता है, यानी यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ 2 थीटा बनेगा, 2 थीटा बनेगा। आगे आओ, यदि ए ओ बी, यदि ए ओ बी दे रखा है आपको कितना, 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला 30 डिग्री रहा होगा, ये वाला 30 डिग्री रहा होगा, सही है गलत है? अरे भाई ये वाला अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है तो ये 30 डिग्री ही रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा, क्योंकि एंगल पे यहाँ पे जो कोण बनता है ना, इसी चाप पे ये वाला कोण और इसी चाप पे ये वाला कोण, देखो इसका आधा होता है, वहां पे आधा होता है, ये बात ऑफलाइन में बताई है मैंने कई दफा। अब उसने कहा है बी डी सी, यहाँ डी था सर, बी डी और सी, बी डी सी ये वाला एंगल जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 105 डिग्री दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डी बी सी, डी बी सी का मान बताओ, ये वाला कोण बता दो। अब हम सब जानते हैं कि सर एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये वाला 105 डिग्री दे रखा है, ये वाला 30 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो थीटा मान लेते हैं सर, 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, सबका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। विजिबल है कि नहीं यार? दिख रहा है ना भाई, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैं थोड़ा बोल्ड कर ले रहा हूँ इसको। सर 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, सबका जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। तो घटा दो भैया, घटा पिटी कर दो, ये 135 डिग्री प्लस थीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 135, तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, तो 45 डिग्री, दैट इज इन ऑप्शन ए। 45 डिग्री ऑप्शन ए में आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 45 डिग्री आ जाएगा। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइएगा, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, एक वृत्त की परिधि, ये सेंटर है, रेडियस ले लीजिए। सर इसकी परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर जो है बराबर है पाई आर स्क्वायर के। सर इसकी परिधि और इसके क्षेत्रफल दोनों आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो देखो पाई से पाई चला जाएगा, ये आर से एक बार आर चला जाएगा, तो 2 बराबर आर निकल के आएगा। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है त्रिज्या की वैल्यू बताओ, त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी 2 इकाई, 2 यूनिट हो जाएगी। सर इसका आंसर 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो आ जाओ जी, आ जाओ यहाँ आइए। यदि एक सम चतुर्भुज का विकर्ण इतना इतना दे रखा है, यदि एक सम चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसका एक विकर्ण जो दे रखा है, जिसका विकर्ण 100, ये वाले विकर्ण की लंबाई दे रखी है, और ये वाला विकर्ण मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं, ठीक है जी। हाँ, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है कितनी, 160। इस विकर्ण की लंबाई पूरे की 160 है, तो एक काम करो इसको 80-80 मान लो। अगर 160 है तो 180-80 होता है, और यहाँ 90 डिग्री बनता है। इसकी भुजा दे रखी है कितनी, 82 दे रखी है। तो आपसे कहना चाह रही है, आपसे नू कहना चाह रही है मेरे भाई, कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है लाल कलर का, ये जो ट्राइंगल लाल कलर का बना, ये जो लाल कलर का टिराइंगल बना, टिराइंगल बना, दिखा कि नहीं दिखा? जिसमें ये वाला 80 हो गया,
ये वाला 82 हो गया, ये वाला 82 हो गया। कह रहा कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, तो दूसरा विकर्ण x और x हो जाएगा, तो x और x यानी 2x की लंबाई बतानी है, 2x की, तो ये वाला मैं x ले ले रहा हूँ, x ले ले रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ थोड़ा सा वो उसका भी नियम लगाने की कोशिश करूँ, किसका, या तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। क्या पाइथागोरस क्या कहती है कि सर 82 का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। या फिर मैं अगर काटा पीटी करने की कोशिश करूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 से काटा 40 हो जाएगा, 2 से काटा 41 हो जाएगा। सर 9 40 41 का एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 9 40 41 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 9 40 41 का अगर ट्रिपलेट है तो ये लेंथ देखो 40 थोड़ी ना था, 80 था, 41 थोड़ी ना था, 82 था, तो ये 9 थोड़ी ना होगा, 18 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 18 और यहाँ से यहाँ तक भी 18 हो जाएगा। तो पूरे विकर्ण की लंबाई पता करनी है, 18 18 36, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सर, 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आ जाइए। उसने कहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी जो है वो आपस में समांतर है। ए बी और सी डी जो है आपस में समांतर है। एक्स वाई जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। यदि एक्स पी वाई सॉरी एक्स पी ए जो दे रखा है वाई डिग्री दे रखा है, ये वाई डिग्री दे रखा है, ये वाई डिग्री दे रखा है। और ए पी क्यू, ए पी ए पी क्यू ए पी क्यू ए पी क्यू ए पी क्यू ये वाई एक्स डिग्री दे रखा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। एंड और आगे कहा गया है एंड वाई क्यू डी वाई क्यू डी वाई क्यू डी वाई क्यू डी, तो 4x, 4x दे रखा है। तो y का मान निकाल के बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब मेरे प्यारे भैया y की वैल्यू आपको पता करनी है। y की वैल्यू अगर आप पता करना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, साथ मिलके निकालते हैं y की वैल्यू, धज्जियां उड़ाते हैं y की। देखो नीचे का ऑप्शन विजिबल है और नहीं भी है तो आपके पास किताब है, ऐसा मुझे पता है। अब हम सब जानते हैं कि सर ऐसी दो रेखाएं हैं, ये वाला x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री होगा, तो ये x हो जाएगा, ये x डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर ये वाला 4x है तो ये वाला भी 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कारण क्या है सर, 4x होने का कारण क्या है, 4x होने का कारण ये है मेरे भाई, ये है कि क्या कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब मैं जानता हूं कि सीधी रेखा पे 180 डिग्री बनता है, यानी y प्लस एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो 180 डिग्री निकल के आई, y प्लस एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो 180 डिग्री निकल के आई, 180 डिग्री निकल के आई। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और अगर हम जाएं तो यहीं से निकालो, ये x है तो ये भी कितना होगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि एक सीधी रेखा पर बना कौन 180 डिग्री, तो 4 और एक 5x, 5x बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल दी, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, तो x की वैल्यू 36 निकल के आ गई। अब x की वैल्यू अगर 36 निकल के आ गई भाई, तो एक सीधी रेखा 180 डिग्री बनती है, यानी कि y प्लस 36, y प्लस 36 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी 180 माइनस 36, तो चलिए घटा लीजिए। तो 10 में से 6 गए 4 बचेगा, दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और 7 में से 3 गए 4 बचेगा, 144 डिग्री, दैट इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं यही बात, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल बात क्लियर है सर, बिल्कुल बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाओ। अच्छा जी, समकोण त्रिभुज दे रखे हैं और सर्वांग समता, सर्वांग समता मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दी है, ऑफलाइन क्लास वाले जो हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन दोनों पे पढ़ा दी है, कोई दिक्कत नहीं। बात कह रहा है कि सर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये और एक समकोण त्रिभुज ये, दो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक तो दे रखा पी क्यू आर और डी ई एफ, एक दे रखा पी पी क्यू आर और एक दे रखा है डी ई और एफ दे रखा है। इस प्रकार है कि क्यू 30 डिग्री, मतलब ये क्यू यहाँ नहीं ले सकते सर, यहाँ ले लेते हैं, 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 30 डिग्री और ये क्यू ले लेते हैं, और यहाँ भी मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ 30 डिग्री। अब इसका नाम कैसे सेट करना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ऐसे सेट कर लूँ। ठीक है, पी क्यू आर
और डी 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 ई डीई और एफ, डीई और एफ ऐसे सेट कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि सर क्यूपी जो है, क्यूपी जो है वो बराबर है डीई के। डीई के मतलब एक काम करो, इस लाइन को यहाँ सेट कर लो, डीई के बराबर है, डीई के बराबर है, डीई के बराबर है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब सर जी क्यूपी जो है डीई के बराबर है, क्यूपी जो है ये वाली लाइन, क्यूपी जो है डीई के बराबर, ये लाइन के बराबर है। तो ये सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर्वांग सम होंगे सर, सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल आ जाए, राइट एंगल आ जाए, एक एंगल कॉमन आ जाए और एक ही आ जाए आर एच एस के कारण, आर एच एस समकोण आ जाए, हाइपोटेनियस आ जाए, हाइपोटेनियस आपको कॉमन दिख गई, हाइपोटेनियस आपको कॉमन दिख गई कि नहीं दिख गई? बिल्कुल हाइपोटेनियस कॉमन दिख गई। और एक साइड कोई सी भी, एक दूसरी कोई भी सी भी साइड आपको अलग से दिख जाए, है ना। चलिए, तो सर्वांग सम होंगे। सर जी यहां देख लो, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर कहाँ गया? क्यू आर जो है, क्यू आर जो है एफ ई के बराबर है क्या? एफ ई के बराबर है क्या? नहीं जी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, क्यू पी जो है, क्यू पी जो है डी ई के बराबर वो है क्या? संगत कोण है क्या? क्यू पी, क्यू पी जो है ये वाला और डी एफ, डी एफ है क्या सर? ये वाला और ये वाला संगत है क्या? डी एफ है क्या? नहीं है सर, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, पी क्यू और डीई, पी क्यू और डीई संगत है, बिल्कुल सही है। क्यू आर, क्यू आर और ई एफ, क्यू आर और ई एफ, ई एफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, ये भी गलत हो जाएगा। यहां देख लो, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू और ईडी, पी क्यू और ईडी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्यू आर, क्यू आर और डी एफ, क्यू आर और डी एफ बिल्कुल सही है। अच्छा, पी आर, पी आर कहाँ गया? पी आर और ई एफ, और ई एफ बिल्कुल ये वाला बात करेक्ट हो जाएगी। यही सर्वांग समता का नियम है सर। समझ में आई कि नहीं आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत खतरनाक। सर्वांग समता का अगर आपने पढ़ रखी है तो आप इस सवाल को उड़ा देंगे, वरना दिक्कत में आ जाएंगे। चलिए भैया, आइए अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज आप सब जानते हैं, समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। ये होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कुछ इस तरह से लाइन है, इस तरह से लाइन दे रखी है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे कह रहा है कि एंगल ए एंगल बी 45 डिग्री दे रखा है। एंगल ए भी 45 डिग्री है और एंगल बी भी 45 डिग्री, और तेरी तो ठीक है 45 डिग्री है। तो सी का मान निकाल के बताओ। तो एंगल सी का मान निकाल के बताइए। ठीक है जी, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, घबराते थोड़ी ना। ये सी का मान निकालो। हम सब ये जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अगर ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का लेंगे सर? इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप ये देख लो, एक काम करो, इसको थीटा ले लो। तो हम जानते हैं कि सर 45 डिग्री प्लस थीटा डिग्री सब मिला जुला के 180 डिग्री बनना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 135 आएगी कि नहीं आएगी? 135 आएगी कि नहीं आएगी? 4 4 8, 135 डिग्री निकल के आ जाएगी। कहाँ गया? ऑप्शन ए फॉर अनारकली, डिस्को चली। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आया सर, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सर इस सवाल के एक ऑप्शन ठीक कर लीजिए, इसको 222 कर लीजिए, 220 कर लीजिए, 220 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, दिए गए चित्र में एंगल ए जो दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। और सी जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ए ई सी निकालो, ये पूरा का पूरा एंगल निकाल के बताओ, ए ई सी निकाल के बताओ। तो यहां से यहां तक एक काम कर रहा हूं मैं, एक समांतर रेखा खींच दे रहा हूं, इनके समांतर एक रेखा खींच देता हूं मैं। ठीक है, ये काम कर रहा हूं मैं, ये मैंने समांतर रेखा खींच दी। किस कलर की? लाल कलर की। अब मैं ये भी कर रहा हूँ, इस रेखा को आगे तक बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी समांतर रेखाओं को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आपसे पूरा का पूरा ई पूछा जा रहा है, पूरा का पूरा ई पूछा जा रहा है भाई। ठीक, आ जाओ। अब हम सब जानते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं थी, ये रेखा काट के जाती है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा सर? ये वाला कितने डिग्री हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, दोनों का जोड़, एक ही तरफ के दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110 में कितना जोड़ेगा? 180 डिग्री आ जाए, 70 डिग्री। ये वाला एंगल 70 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल देखेंगे हम। सर जी दो समांतर रेखाएं ऐसे काट के जाती, ये अगर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना ले?
कि 180 डिग्री बन जाए, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 150 डिग्री लेना पड़ेगा, ये 150 डिग्री हो जाएगा। आपसे कहा पूरा पूरा कंप्लीट एंगल बताओ सर, पूरा कंप्लीट एंगल बताओ, तो 150 और 70 कितना होता है, 7 5 12 का 2, 220 डिग्री निकल के आता है हमारा आंसर। कितना निकल के आएगा, 220 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। आगे के सवाल पे आएंगे। यार इतने छोटे छोटे डायग्राम दे रखे हैं भाई, इतने छोटे छोटे डायग्राम दे रखे हैं। कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम। चलो आ जाओ। उसने कहा है कि दिए गए चित्र में ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ये जो है ना सर, ये जो है ये वृत्त का व्यास दे रखा है, ये वृत्त का व्यास है। सबसे पहली बात तो ये वृत्त का व्यास दे रखा है, ये व्यास है, ये व्यास है, ठीक है। ये यहाँ सेंटर था, कोई ना कोई सेंटर हुआ करता था, ठीक है। व्यास यदि डी ओ बी 140 डिग्री दे रखा है, डी ओ बी 140 डिग्री दे रखा है, कितना डिग्री, कौन सा वाला, डी ओ बी, डी ओ बी 140 डिग्री दे रखा है, ये 140 डिग्री दे रखा है, 140 डिग्री दे रखा है। तो ए सी डी बताओ, ए सी डी पता करके बताओ, ए सी डी पता करके बताओ। मैं ये बात जानता हूँ, क्या बात जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि त्रिभुज व्यास पर अगर आप कोई भी त्रिभुज बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल पता करना है आपको, ये वाला एंगल पता करना है। व्यास पर अगर कोई भी त्रिभुज बनाता हूँ तो 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री, ये अल्फा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा दोनों का दोनों कितना आ गया, 90 डिग्री। सर व्यास पर कोई भी त्रिभुज बना लो 90 डिग्री का बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर जी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो मैं एक डायग्राम बड़ा सा बना ले रहा हूँ जिसमें ये सेंटर मान ले रहा हूँ, यहाँ सेंटर मान ले रहा हूँ, और ये लीजिए मैं अपनी तरफ से डायग्राम देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ठीक है, ये व्यास है सर, ये व्यास है। अब उसने और भी कुछ कुछ कह रखा है व्यास जी, क्या क्या कह रखा है उसने, ये कह रखा है, उसने ये कह रखा है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लो, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले जाओ, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेके आओ। तो ये लाइन तो बन नहीं पाई, मामला सेट हो नहीं पाया, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दो, ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत खतरनाक। अब मैं नामकरण कर दे रहा हूँ, ये ए, ये बी, और ये सी, ये डी, और इसका नाम ओ है, इसका नाम ओ है, ठीक है, ये ओ है। अब उसने कहा है केंद्र वाले वृत्त का व्यास यदि डी ओ बी, डी ओ बी दो जो दे रखा है, अरे यार ये तू भी जा रहा भाई, है? हटाओ। मुझे लगा ये तो रह जाएगा, ये भी निकल लिया, मुर्शद, 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 ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड अपने कंट्रोल से बाहर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, है? निपटा ना दूं मैं, अपने कंट्रोल से अगर बाहर चला जाए तो ये बोर्ड, इस बोर्ड की क्या औकात है साहब। चलो यार, यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था ए बी सी डी और ओ लिखा था, ओ लिखा था। और उसने कहा है यदि डी ओ बी, सर डी ओ बी दे रखा है 140, 140 दे रखा है, 140 दे रखा। तो मैं ये बात जानता हूं कि सर अब चाप पर कोई भी त्रिभुज बना लो, चाप पर कोई भी त्रिभुज बना लो 90 डिग्री का बनता है। चाप पर नहीं, सॉरी, इस पर क्या बोलते हैं इसको, व्यास पर कोई भी त्रिभुज 90 डिग्री का बनता है। तो ये वाला पूरा का पूरा कितने डिग्री का बन गया, पूरा 90 डिग्री का बन गया। ये एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का निकल के आ गया, पूरा एंगल सी 90 डिग्री का निकल के आ गया। अब मैं ये भी जानता हूं कि सर इस चाप पर, इस चाप पर, इस चाप पर बना ये वाला कोण, सेंटर पर बना कोण, और इसी चाप पर बना ये वाला कोण, इसका आधा होगा,
ये अगर 140 है तो ये 70 डिग्री रहा होगा। सर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, लेकिन ये 70 है तो ये कितना रहा होगा, ये 20 डिग्री रहा होगा सर। ये वाला कोण 20 डिग्री रहा होगा और उसने यही वाला कोण पूछा है शायद, तो 20 उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बंधुओं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से रहा कुछ इस तरह से। उसने फिर से एक डायग्राम दिया और ये रहा वो डायग्राम, ये रहा वो डायग्राम जिसमें उसने सेंटर भी दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे रखी है। और त्रिज्या अगर दे रखी है तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देता हूँ फिर से, ये लाइन फिर से खींच दी तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में बराबर है। ये बात तो हम जानते हैं सर, ठीक है। अच्छा अब उसने ये कहा कि एक यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची है, ठीक है, हमने वो भी लाइन खींच दी, वो भी लाइन हमने खींच दी। वो जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा वैसा कर रहे हैं, हम डरते नहीं है, ठीक। अब उसने ये कहा है कि एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचो, हमने खींच दी जी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, डरते थोड़ी ना। और एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचो, ये खींच दी और एज इट इज बना दिया हमने, हूबहू बना दिया। सर ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या हो जाएगी, तीनों आपस में बराबर है। अब ये नामकरण में कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब उसने कहा है ए सी ओ बताओ। सर ए सी ओ निकाल के बताओ, ये वाला एंगल निकाल के बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अगर ना ना और भी तो कुछ दे रखा है, ए ओ बी, ए ओ बी का मान दे रखा है, ए ओ बी का मान दे रखा है। देखो ए ओ बी का मान, ए ओ बी का मान दे रखा है कितना, 90 डिग्री, 190 डिग्री सॉरी, 190 डिग्री दे रखा है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसी चाप पर ये वाला 90, तो इसी चाप पर ये 90 का आधा होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल 90 का आधा होगा सर। ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल सी जो होगा, एंगल सी जो होगा वो 190 का आधा होगा भाई, 190 का आधा होगा। तो दो से काटेंगे, दो नम 18 और दो पंजे 10, ये 95 डिग्री निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 95 डिग्री निकल के आ गया पूरा। अब आगे ये क्या है, बी ओ सी 70 डिग्री दे रखा है, बी ओ सी 70 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण कितना डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण 70 डिग्री दे रखा है। हम ये बात जानते हैं। अब हम ये भी बात जानते हैं कि एक सर्कल पे पूरा कोण जो बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो इसको मैं थीटा डिग्री मान ले रहा हूँ। तो सर जी 190 प्लस 70 प्लस थीटा डिग्री, ये 360 डिग्री बनता है पूरा, अगर पूरा गोला घूम जाता है तो ये 260, 260 प्लस थीटा, 260 में कितना जोड़े कि 360 है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 100, जोड़ दीजिए सर। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये 100 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री आ गया। अब हमारे सामने इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, ये जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये वाला कोण 100 डिग्री है। सर इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, ये 100 है, तीन 180 होना चाहिए, 180 अगर होना चाहिए तो ये 40-40 हो जाएंगे, ये 40-40 हो गए। मतलब ये वाला कोण कितना आ गया, 40 आ गया। ये वाला कोण कितना निकल के आ गया, ये वाला कोण भी 40 आ गया, ये वाला कोण भी 40 निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। उसने क्या पूछा है, ए सी ओ, ए सी सॉरी ए सी ओ बताओ, तो ए सी ओ कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। सर यही हमारे सवाल का सही जवाब है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी सर मुझे। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, मोह माया, संकट हो तो बताओ, यहाँ आइएगा। करा दिए गए चित्र में ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, टी तिर्यक रेखा है, ठीक है जी, जो कि टी मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कहीं से गीता। एक्स का मान निकाल के बताओ, नहीं निकाल सकते सर, गलत है, सवाल गलत है, काट दीजिएगा। हाँ ये है सर, हो सकता है कि हाँ ये हो सकता है सर, क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू और दे रखी है उसने। तो उसने ये कहा कि सर जी दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये है और इसी के पैरेलल एक लाइन और ये है, ये वाली लाइन, और यहाँ दे रखा है ए और यहाँ दे रखा है बी, यहाँ दे रखा है बी। और सर जी उसने ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए की वैल्यू दे रखी है भाई, ये बात तो मैं जानता हूँ ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि ए और बी दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि आंतरिक एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 7x माइनस 12 बराबर 6x प्लस 7, 6x प्लस 7, ये इधर आएगा x हो जाएगा, ये उधर जाएगा 19 हो जाएगा। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ए की वैल्यू निकाल के बताओ। सर ए की वैल्यू निकाल देते हैं, और ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी कितनी, ये निकाल देते हैं। तो 17 सॉरी 19 सत्ती 133 होता है क्या भाई, 133 होता है क्या, 9 963, हाँ ये 133 माइनस 12,
तो यहाँ बचेगा 1 2 1 121 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए की वैल्यू निकालने के लिए बोला था 7x माइनस 12, 7x माइनस 12 निकालने के लिए कहा गया था, सो हमने निकाल दिया। चलिए जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। ये रहा अगला सवाल, जल्दी से करके बताओ। ए बी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है। जीवा ए बी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है, ठीक है, वाले वृत्त की एक जीवा है और ए ओ बी है, ठीक है, ये ओ है, ये ए बी जो है ये जीवा दे रखी है, ये जीवा दे रखी है सर, ये ए ये बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। माने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये लाइन दे रखी। मैं ये बात जानता हूं कि दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। बहुत बढ़िया तरीके जी भाई। और ए ओ बी का मान दे रखा है, ए ओ बी का मान दे रखा है कितना 50 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है कितना 50 डिग्री दे रखा है, ओ 50 डिग्री दे रखा है। तो ओ ए बी बताओ, ओ ए बी बताओ, यानी ये बताओ। हम जानते हैं कि सर 50 डिग्री प्लस 2 थीटा डिग्री, सॉरी 50 डिग्री प्लस 2 थीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 2 थीटा है ना, तो ये 2 थीटा बराबर ये उधर जाएगा 130 हो जाएगा, 130। तो थीटा की वैल्यू 65 डिग्री निकल के आ रही, कितनी निकल के आ रही, 65 डिग्री निकल के आ रही सर, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कुछ इस तरह से रहा कि सर जी ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलम समलम है जिसमें ए बी और डी सी, ए बी और डी सी बराबर पैरेलल है। यदि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी कहाँ गया, त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी, ये रहा त्रिभुज ए बी डी, दिखा त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 100, वो दे रखा है 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, तथा ए बी की लंबाई 8 दे रखी है, ए से लेकर बी तक की लंबाई 8 दे रखी है, ए से लेकर बी तक की लंबाई 8 दे रखी है, ठीक है जी। तो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा ए बी बताओ, मतलब संगत ऊंचाई बताओ। त्रिभुज किसकी, ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी की ऊंचाई निकाल के बताओ, ये वाली ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकाल के बताओ भाई, इसकी ऊंचाई निकाल के बताओ, इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो अगर मैं इस सवाल को ऐसे नहीं बनाते हुए, अगर इस सवाल को मैं ऐसे नहीं बनाते हुए ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं कि सर इनका नामकरण भी अगर मैं ना करूं, ऐसे नहीं करूं और नामकरण ऐसे कर दूं कि ये ए लिख दूं, ये बी लिख दूं, ये सी लिख दूं और ये डी लिख दूं, तो शायद मुझे हो सकता है थोड़ा ज्यादा पल्ले पड़े। समलम जिसमें ए बी डी सी पैरेलल है, सर ए बी और डी सी पैरेलल है। यदि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल, ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है आपको कितना 24 दे रखा है, इसका पूरा क्षेत्रफल दे रखा है 24 दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है, और ए बी की लंबाई कितनी है 8, ए बी की लंबाई कितनी 8 है, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूँ। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, इसकी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। कैसे निकल के आएगी सर, एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। और किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार गुणित ऊंचाई होता है, जो कि 24 दे रखा है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी, 2 से काटा 4 बार में, एच की जो वैल्यू निकाली 4 छंग 24, एच की वैल्यू 6 निकल के आ गई सर, यहाँ से यहाँ तक 6 निकल के आ गई। आपसे क्या कह रहा है, तो एबीसी की संगत भुजा ए बी की लंबाई बताओ, एबीसी की संगत भुजा, संगत भुजा की ऊंचाई बताओ, संगत भुजा की ऊंचाई बताओ, एबीसी की संगत भुजा की ऊंचाई बताओ, ए बी सी की संगत भुजा की ऊंचाई बताओ। सर इसकी ऊंचाई बतानी, ये जो है ना इसकी ऊंचाई पता करनी। तो इसकी ऊंचाई अगर आप और से देखो तो यहाँ से यहाँ तक की तो है, यही तो है ऊंचाई, और ये ऊंचाई निकल के आ चुकी है हमारे पास कितनी, 6 निकल के आ चुकी है। तो 6 ही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। समझे कि नहीं समझे। चलिए जी अगले सवाल पे आएंगे।
और अगला सवाल ये रहा। अब अगर आप मित्रों, भाइयों बहनों, यहाँ पैरेलल का साइन है, तो पैरेलल का साइन लगा लीजिएगा, समांतर का साइन लगा लीजिएगा। यदि पी क्यू आर एस एक समलंब है, पी क्यू आर एस एक समलंब है, ठीक है, पी क्यू आर एस एक समलंब है जिसमें पी क्यू और आर एस समांतर है। पी एस जो है सर, पी एस जो है वो बराबर है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है। सर जी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओ कि एंगल पी और एंगल एस, एंगल पी और एंगल एस आपस में बराबर दिख रहे हैं क्या? सर जी समलंब अगर है तो ये टेढ़ी होगी ही होगी। क्या ये बराबर दिख रहे हैं क्या? आप कहेंगे जी नहीं दिख रहे हैं सर। अच्छा पी और आर बराबर दिख रहे हैं क्या? पी और आर बराबर दिख रहे हैं क्या? तो सर जी ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं नजर आ रहा है मुझे, ये भी बराबर नजर नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा क्यू और एस बराबर नजर आ रहे हैं क्या? अच्छा क्यू और एस बराबर नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा पी और क्यू बराबर नजर आ रहे हैं क्या? पी और क्यू दोनों एक जैसे दिख रहे हैं सर। यही हो सकता है सर हमारे सवाल का जवाब, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए जी आगे आते हैं। रैखिक समीकरण 5x प्लस 3y बराबर -5 का ग्राफ वह रेखा जो x अक्ष से इस बिंदु पर मिलती है। अच्छा जी x अक्ष से अगर मिलती है तो मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 रखनी होगी, y की वैल्यू 0 रखनी होगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है ना, वहां मैं आप लोगों को ये बातें सिखाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0, 0 गुणा 0 गुणा 0, 0 गुणा 3, 0 हो जाएगा, बराबर -15। तो 5x बराबर -15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 5 15, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15 -3, -3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे -3 का। लगा दो सर और बढ़ जाओ आगे, लगा दो आंसर और बढ़ जाओ आगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आ गया, लेकिन मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से नहीं कराऊंगा, मैं इसको ग्राफ के कॉन्सेप्ट से करा दे रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ का हल्का फुल्का भी नॉलेज है तब तो आप कर देंगे, और अगर ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो भाई आप इंतजार करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफलाइन क्लास में पढ़ने तक का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंतजार करिएगा। ध्यान से सुनो, यहाँ कुछ ऐसे होता है 0 0, कहाँ तक जाना है? 3 तक। ये 0 0 होता है, 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 पॉइंट होता है, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट होते हैं। अच्छा जी ये x की वैल्यू है, ये सारे x एक्सेस पर है पॉजिटिव, और ये x एक्सेस सारे के सारे नेगेटिव। ये y एक्सेस पॉजिटिव में है और ये y एक्सेस सारे के सारे नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। उसने कहा है कि सर पहला जो कोऑर्डिनेट है, पहला जो शीर्ष है ए वर्ग है, ये बी है और ये सी है। चलिए जी ए रखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की वैल्यू 3 पे ले जाओ और वाई की वैल्यू कुछ भी मत रखो, यानी कि यहाँ रखेंगे पहला पॉइंट ए, पहला पॉइंट यहाँ रख दिया। अच्छा दूसरा पॉइंट 0 0 पे रखेंगे, यहाँ रख देंगे, दूसरा पॉइंट बी रख दिया, दूसरा पॉइंट बी रख दिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट x की वैल्यू तो 0 लेकिन y की वैल्यू -3, x की वैल्यू तो 0, x की वैल्यू मतलब ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, y की वैल्यू -3, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा, आलिया भट्ट भी बता देगी, जो अगला जो पॉइंट होगा गुरुदेव वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। और यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, आप सब जानते हैं x की वैल्यू तो 3 होगी, x की वैल्यू तो 3 होगी, लेकिन y की वैल्यू -3 दिख रही, y की वैल्यू -3 दिख रही। 3 और -3 कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है। पहले x बोला जाता है भाई और फिर बाद में y बोला जाता है। पहले x बोला जाता है फिर y, फिर x, पहले x फिर y, फिर पहले x फिर y बोला जाता है। लेकिन इसका जो आंसर किताब में लगा रखा है वो गलत लगा रखा है, इसका आंसर यही सही निकल के आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राफ वाले सवाल भी आते हैं और जो हम धीरे 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 सीख लेंगे। अब आइए, अच्छा जी इसी सवाल में मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि इसका मिररिंग बताओ, इसका मिरर बताओ, तो इसका मिरर जो होगा, इसका मिरर जो बनेगा वो ठीक जितनी लंबाई यहाँ है ना उतनी ही लंबाई यहाँ उठ के आ जाएगी, इधर यहाँ उठ के आ जाएगी, यहाँ बनेगा सर इसका मिरर यहाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि सर जी देखिए
एक्स जो है वो माइनस में आ जाएगा, कितना माइनस में, ये 3 पॉइंट था ना, 3 माइनस 3, और जो प्लस में है वो माइनस में बन जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में बन जाता है। बस मिररिंग करना है तो ऐसे कर देना, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। कह रहा कि इतने इतने का दर्पण प्रतिबिंब बताओ, जो प्लस में है वो माइनस में बन जाता है, जो माइनस में है वो प्लस में बन जाता है। बस बात खत्म करिए, बात ही खत्म कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी फॉर बबीता बिल्कुल करेक्ट जवाब होता। नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, ऐसा नहीं होता, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको। देखो यार, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये आना चाहिए, है ना। बुक ने ये माना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करते हैं। 5 तक जाना है ना, तो माइनस में 3 और माइनस में 5, लगभग लगभग यहाँ कहीं आएगा, है। माइनस में 3 मतलब एक्स की वैल्यू -3, और यहाँ यहाँ कहीं, तो -3 और -5, इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो ठीक इधर बनेगा। तो जो x है, जो x, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों माइनस में ना, इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, -3 और -5, x भी माइनस में और y भी माइनस में। इसका प्रतिबिंब जब यहाँ बनेगा तो ये जो x माइनस में है, जो x, अच्छा सवाल ये है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, सवाल यहाँ देख रहा हूँ भाई, माफ करिएगा, यहाँ है। x की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है। इसको जब मैं इधर करूंगा तो जो x पॉजिटिव में था वो माइनस में आ जाएगा, और ये y तो एक्चुअल में नीचे ही है, नीचे ही है, माइनस में ही है, तो ये तो माइनस में ही रहेगा, ये तो माइनस में ही रहेगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। भाई जल्दीबाजी, ये होता है शॉर्ट ट्रिक का चक्कर। देखो मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश की तो शॉर्ट ट्रिक धरी की धरी रह गई, ये धरी की धरी रह गई है सर। ठीक, हालांकि इसका भी चेंज होगा फिर, क्योंकि x जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और ये तो माइनस में था ही था, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक के चक्कर में मत करो यार भाई, मैं ऐसा मास्टर हूँ जो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु इतने इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। मतलब ये है कि x की वैल्यू इतनी 12 रखो और y की वैल्यू -13 रखो और इक्वल करके देख लो कौन से में आ रहा है। तो चलिए जी पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। तो 12 नमा की 108 होता है क्या? 12 नमा की 108 होता है। -13 पंजे 65 होता है क्या? बिल्कुल। क्या 108 में से 65 घटाओगे तो 11 आएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं निकल के आएगा। ये ऑप्शन उठा लेता हूँ भैया, 12। भाई देखो x की वैल्यू 12 रखो, 12×7 = 84 माइनस 13 पंजे 65, 65 घटाओगे तो 19 आएगा क्या? सर 14 में से 5 गया, 9 बचा, और 7 में से गया, बिल्कुल आ गया सर, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाने का है मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनाओं। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक एबीसी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी 7 दे रखा है। सम द्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम द्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी हो। ए बी सी सम द्विबाहु है, सम द्विबाहु है, ठीक है। सम द्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हो सकती है। त्रिभुज जिसमें ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 7 दे रखी है और बी सी की वैल्यू 13 दे रखी है। भाई दो दो केसेस बन सकते हैं, दो केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं वो देख लीजिए आप जरा। तू क्यों छूट गया? नाराज है क्या तुम मुझसे? है, देखो दो केसेस हो सकते हैं। या तो ये दोनों लाइनें बराबर हो सकती है, अगर दोनों लाइनें बराबर है तो 7 आएगा। या फिर ये दोनों लाइनें बराबर हो सकती है, अगर ये दोनों बराबर है 13 निकल के आएगा। ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल हो पा रहे हैं सर? दो ही तो लाइनें बराबर हो सकती है, या तो दोनों बराबर होंगी तो 7-7 हो जाएगा, या फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे 13-13 हो जाएगा, 13-13 हो जाएगा। तो कितने त्रिभुज पॉसिबल है? ऐसे दो त्रिभुज आपके पॉसिबल हैं, ऐसे दो त्रिभुज पॉसिबल होंगे सर जी, ऐसे दो त्रिभुज पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब आ जाइए 48 नंबर सवाल पे। 48 नंबर सवाल पे आएंगे। उसने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। पढ़ा है तो समझ में आएगा, पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। एक लाइन है ऐसे करके, यदि बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी, ये बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3-1, और ये कोई बिंदु बी है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और -4। 2:1 के अनुपात में बांटता है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा एम एन, एम एन, फॉर्मूले वॉर्मूले सब बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम। एम और एन, एम और एन, यहाँ कोई पॉइंट है।
ठीक है, जो 2:1 के अनुपात में बढ़ती है, ये m और ये n कहलाता है। यहाँ के कोऑर्डिनेट मान लीजिए p है, x और y, ठीक। तो इसको हम कहते हैं m और इसको हम कहते हैं n कहते हैं। के निर्देश में निर्देशांक ज्ञात करिए, ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, तो x के निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका होता है, x के निर्देशांक, इसके निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका होता है, इसको हम कहते हैं x1 और इसको हम कहते हैं y1, इसको हम कहते हैं x2 और इसको हम कहते हैं y2। तो फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, ये x के लिए हो जाएगा। ऐसे कैसे y के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हम फॉर्मूले रखेंगे, यहाँ हम चीज़ों को रखेंगे और आंसर बहुत जल्दी से, बहुत चुटकियों में हमारे निकल के आ जाएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है कि नहीं है? चलिए जी, तो इस x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो m की वैल्यू रख देंगे कितना, 2 गुणा x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारा 3 प्लस x2, x1 हो गया हमारा 3 और x2 हो गया, सॉरी x2 वहां से उठाएंगे, x2 कितना हो गया -3 प्लस n कितना हो गया 1 गुणा x1 कितना हो गया 3 हो गया बटे कितना रखेंगे m प्लस n यानी 3 रख देंगे। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 बटे 3, तो कितना बचेगा यहाँ -3 बटे 3 यानी -1 आपका आंसर आएगा। x की वैल्यू -1 निकल के आएगी। तो -1 नहीं है सर, यहाँ भी -1 नहीं, या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ। m की वैल्यू रखूंगा सर, m की वैल्यू रखूंगा 2, y2 की वैल्यू रखूंगा कितनी -4 प्लस n कितना रखेंगे 1 इंटू y1 कितना रखेंगे -1 और बटे में रख देंगे m प्लस n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा -1 बटे 3, -9 बटे 3 यानी कि -3 हमारा आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये माइनस में नहीं है इसीलिए करेक्ट गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन फॉर्मूलों पे हम बहुत बढ़िया से, बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब हम चैप्टर सीख रहे होंगे तब, क्या आंसर आया इसका, सी, -1 और -3। अगले पे आओ। सर जी, या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिए, या फिर आप लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। कहां तक जाना है, मैक्सिमम 5 तक जाना है। तो ठीक है जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ -1, माइनस में तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा मुझे, 1 भी नहीं दिख रहा है, सब प्लस में दिख रहे हैं, मतलब त्रिभुज ऊपर ही बनेगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे बन रहा है। देखो जी, पॉइंट ए जो है वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा, पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब b की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी आ जाएगा। अब c की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 यानी यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं मिलेगा कितना, 5 और 4, ये सी पॉइंट हो गया। अब आपसे ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताओ। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना आपके हाथ में, तो निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये बात जान रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक त्रिभुज का आधार मैं मान लेता हूं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, आधार 4 हो गया। ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर, ऊंचाई यहां से यहां तक ही तो है, कितनी है 5, तो ऊंचाई कितनी होगी त्रिभुज की, ऊंचाई होगी सर 5, कितनी हो गई ऊंचाई 5 हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 आधार
गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, 2 से काटा मैंने, कितने बार 2 से काटा, 2 बार, 2 पंजे 10 हमारा आंसर आ जाएगा, 10 वर्ग इकाई निकाल के आएगा। बाकी इसके फॉर्मूले भी होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये निकालना, वो निकालना, फलाना निकालना, ढिकाना निकालना, ढिमकाना निकालना, अरे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, परेशान हो जाओगे एडवांस मैथ में पढ़ पढ़ के, इतने सारे फॉर्मूले। भाई तुम्हारी वर्ग 3 के उसमें मेरे को समझ में नहीं आता एडवांस मैथ इतना क्यों दिया है, इतना सारा एडवांस मैथ दे दिया, इतना सारा, मुझे खुद को भाई शर्म आ रही तुम लोगों को पढ़ाने में, क्या यार ये एडवांस मैथ तुमको पढ़ा रहा हूँ वर्ग 3 वालों को, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इतिहास गवाह रहेगा भाई कि सबसे कठिन जो परीक्षा हुई थी 2025 की परीक्षा हुई थी, 2025 में जो सिलेक्टेड है ना, धुरंधर टीचर निकल के आएंगे 2025 में, सब तगड़े तगड़े टीचर निकल के आएंगे, क्योंकि क्या लेवल दिया है साहब, क्या लेवल दिया है बताओ। अभी परीक्षा मतलब सिलेबस क्या दिया, लेवल मुझे नहीं पता, सिलेबस क्या दिया है, सिलेबस तो खतरनाक दिया एकदम। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के अंतर्गत उत्कीर्ण किया जा सकता है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भाई इसके अंदर मुझे एक हाँ, उसने ये कहा है सर उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे, जिस वर्ग को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के अंदर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के अंदर सेट किया जा सके, इसके अंदर सेट किया जा सके। मैं ये बात जानता हूं, देखो जी, यहां सेंटर होता है, भाई ये कितनी दे रखी, ये रेडियस दे रखी 6, कितनी दे रखी 6 दे रखी, ये 6 दे रखी, अब ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, उस वर्ग का वृत्त, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे वृत्त के अंदर, जिसकी रेडियस 6 है, रेडियस 6 है सर, रेडियस 6 मतलब ये पूरी 12 रही होगी, पूरी 12 रही होगी। दोबारा देखो सर, एक क्या है मेरे पास, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल पता करना है, अगर इसको मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर सेट कर दूं तो ये 6 है तो ये भी 6 रही होगी, हम जानते हैं बिल्कुल। और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है विकर्ण पहला गुणा विकर्ण दूसरा बटे 2, तो पहला विकर्ण भी 6 ही होगा भाई, पहला विकर्ण 6 नहीं सॉरी 12, पहला विकर्ण भी 12 गुणा दूसरा विकर्ण भी 12 बटे 2, 2 से काटा 6, 12 72, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मत बनाओ डायग्राम वायग्राम अगर पल्ले नहीं पड़ रही हो तो, क्योंकि ये अगर विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण है, देखो गौर से देखो, ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है मेरे भाई, देख लिया, दिख गया कि नहीं दिख गया, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, ये वर्ग का विकर्ण अगर दे रखा है तो d1 इंटू डी टू बाई टू लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं, d1 इंटू डी टू लगा के आप बहुत भली भांति से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। उसने कहा एक वृत्त का केंद्र इतना इतना दे रखा है, भाई एक वृत्त है जो है, इसका सेंटर दे रखा है आपको, वृत्त का सेंटर आपको इस तरह से दे रखा है, तथा व्यास का एक अंत इस तरह से दे रखा है, वृत्त दे रखा है। ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से आ गई सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जान खा रही है, और इतना आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस घबराना मत, जब मैं पढ़ाऊँ ना उस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की कोशिश करना। ये पॉइंट है सर ओ पॉइंट है, ये जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होती है। एक वृत्त का केंद्र 0 0 पर मतलब इतने इतने पर है, ये जो केंद्र है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने, -1 और 3 दे रखे हैं, -1 और 3 दे रखे हैं, तथा व्यास का एक अंत जो दे रखा है वो 2 5 दे रखा है, 2 5 दे रखा है, और दूसरा अंत पता नहीं है, x और y हो जाएगा, x और y हो जाएगा। तो मेरे भाई ये P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मिलते हैं, इस P पॉइंट पे मिलते हैं। तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं, दूरी का सूत्र लगाएंगे आप, या फिर विभाजन का सूत्र भी होता है, विभाजन का सूत्र डायरेक्ट लगा दीजिए कि सर ये जो है ना, ये -1 निकालने का तरीका क्या होता है, -1 निकालने का तरीका क्या होता है, x2 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 प्लस x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय ये दोनों जोड़, डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ आ जाए कितना, -2 बराबर 2 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, x की वैल्यू -4 आएगी। भाई एक ही जगह दिखाई दे रहा मुझे तो, -4 एक ही दिखाई दिया, एक ही जगह दिखाई दिया, -4, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों को निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि -4 अगर कहीं एक जगह और होता तो मुझे निकालने की आवश्यकता पड़ती, एक जगह और होता तो निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अनु अमल द्वारा रेखांकित किए गए
प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 5 पॉइंट, सर 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 5 पॉइंट, 1 2, सर ऐसे करके 5 पॉइंट रेखांकित किए। एक 5 पॉइंट बराबर बनाने, पंचभुज बनाना सीधी सी बात है। पंचभुज है क्या कहीं? पंचभुज कहीं से कहीं तक नहीं है। 1 2 3 4 5 है, प्रत्येक भुजा बराबर ही उसकी, सीधी सी बात, प्रत्येक भुजा बराबर है ऐसा वो कह रहा है। 5 5 सेंटीमीटर की 5 पॉइंट बनाए, 5 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए। पॉइंट स्टार, स्टार आकार के बहुभुज का परिमाप ज्ञात करिए। करना चाहता है स्टार का परिमाप ज्ञात करने में अनु की सहायता करो भैया। 5 × 5 = 15, 5 × 15 = 25, 25 × 25 हमारा आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सवाल मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे के सारे सवाल मुश्किल होते हैं मेरे प्यारे भाई, कुछ आसान भी होते हैं। समीकरण इतना इतना, उसने कहा है 4x - 2y = 3 और दूसरा kx + y = 5 के एक विशेष बिंदु पर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाना है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाना है भाई। प्रतिच्छेदी रेखाओं को अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। मैं कहता हूं कि आप पैरेलल लाइन निकालो, और पैरेलल लाइन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2। ये होते हैं कि नहीं होते? ये सारे के सारे तरीके होते हैं पैरेलल रेखाओं को दर्शाने के। तो मैं एक काम करता हूँ, पैरेलल रेखा दर्शा देता हूँ। जो पैरेलल नहीं होगी फिर वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, मतलब प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो a1/a2 के बराबर b1 - 1 b2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए माइनस के, तो बराबर के को इधर ले आओ। के की वैल्यू कितनी आई? 4। के की वैल्यू 4 अगर होगी, के की वैल्यू अगर 4 होगी, क्या कह रहा है भाई? के की वैल्यू अगर 4 होगी तो वो लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। यानी के की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, के की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। देखो दोबारा समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं भाई। अगर के की वैल्यू 4 होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन a1/a2 और b1/b2, b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन हमें रिप्रेजेंट करनी है। चलिए यार, इसको हम कहते हैं a1, इसको कहते हैं a2, इसको कहते हैं b1 और इसको कहते हैं b2। a1/a2 b1/b2, 4/k और माइनस और बटे में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, उस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं के की वैल्यू 4 निकल गई। के की वैल्यू अगर 4 होगी, अगर के की वैल्यू 4 होगी तो वो लाइनें पैरेलल होंगी, तो वो लाइनें पैरेलल होंगी। यानी कि हमें के की वैल्यू 4 नहीं लेनी है, हमें के की वैल्यू 4 नहीं लेनी है, हमें के की वैल्यू 4 नहीं लेनी है, के की वैल्यू 4 नहीं लेनी है। तो के की वैल्यू अगर आप 4 नहीं लेंगे तो कि दिक्कत में नहीं आ जाओगे? दिक्कत में नहीं आ जाओगे? आ जाओगे जी, बिल्कुल आ जाओगे। के की वैल्यू 2 नहीं होगी, के की वैल्यू कि कहीं ना कोई कुछ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना भाई, आई एम सॉरी। यहाँ लिखा है 4/k बराबर, यहाँ -2 लिखा है और बटे में कितना लिखा है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 बटा बराबर माइनस का 2k, तो ये जब 2k इधर आएगा तो 4, समझ रहे हो? एक काम करो, इसको इधर कर लो, 2k बराबर -4, तो k की वैल्यू निकालेंगे -2। अगर k की वैल्यू -2 होती तो ये पैरेलल होती, अगर -2 नहीं हुई तो ये पैरेलल नहीं होगी, मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आई, बिल्कुल बात समझ में आई। कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्ति लिखा होना चाहिए, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर जी लंबवृत्तीय शंकु कैसा होता है वो देख लीजिए आप, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, सॉरी बेलन नहीं, कट्टा नहीं, बच गया। हाँ, ये ऐसे होता है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक मेरे भाई रेडियस होती है, त्रिज्या कहलाती है, और यहां से यहां तक ये ऊंचाई कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाती है। ये होता है लंबवृत्तीय शंकु। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एच और एल, तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr_l। πr_l जो दे रखा है 1 2 3 2 0 दे रखा है, इतना इतना दे रखा है, तथा इसकी ऊंचाई
तथा इसकी आधार त्रिज्या दे रखी है 56 दे रखी है। आधार त्रिज्या यानी ये 56 दे रखा है सर, ये 56 दे रखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा मित्रों, भाइयों बहनों ये हो जाएगा आर कितना हो जाएगा, आर 56 हो जाएगा। 56 इंटू एल, एल कितना हो जाएगा, एल आप निकालेंगे सर बराबर 12320। इसकी ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए एल निकालना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू निकालते हैं 12320, 12320 जो भाग में है वो गुणा में हो जाता है, और जो गुणा में है वो भाग में हो जाता है। जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में हो जाते हैं। ये सारी कहानियां होती है, कैलकुलेशन का पार्ट है। अब मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ इसको, इस पार्ट को कहीं ना कहीं ले जाके कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं 11 से काट लेता हूँ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 और बचा 0, 56 दूनी होता है। ठीक है, इससे काटा 10 बार में, तो 70 निकल के आ गया सर। मेरे पास 70 निकल के आई, क्या लेंथ 70 निकल के आ गई, ये 70 निकल के आ जाएगी, ये 70 निकल के आ जाएगी। अब हम सब जानते हैं, सर ये 56 है, ये 70 है, ये 70 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो काट दो, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, ये 4 3 तो 5 हो जाएगा। 4 नहीं है सर, 14 गुना है, 5 नहीं 14 गुना है, 3 नहीं होगा, 14 थी 42 हो जाएगा। यानी एच जो निकल के आएगा वो 42 सेंटीमीटर निकल के आएगा। एच जो निकल के आएगा वो 42 सेंटीमीटर निकल के आएगा। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है, परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ, एक सम पंचभुज का परिमाप इतना इतना दे रखा है, सम पंचभुज का परिमाप दे रखा है भाई, 5 भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा, तो 5 ए की वैल्यू दे रखी है 45, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये बराबर हो जाएगा पनम 45। तो इसके एक भुजा की लंबाई निकाल के बताओ, 9 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बताओ, सारे के सारे सवाल मुश्किल थोड़ी ना होते, सारे सवाल मुश्किल नहीं होते। अब उसने कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल भी दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है सर, कमेंट करके बताओ भाई कौन सी पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक है। देखी होगी साउथ की पिक्चर। आयत पी क्यू आर एस, पी क्यू किधर गया, पी, हाँ पी क्यू आर एस के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, करते हैं। यदि पी ओ क्यू 130 डिग्री है, हम जानते हैं ये 130 डिग्री, तो ये वाला भी 130 डिग्री, कारण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तब ओ आर एस, ओ आर एस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं क्या है, हाँ ओरल रेजुलेशन, जो ओ आर एस नहीं होता, ओ आर एस, ये वाला एंगल निकाल के बताइए। हम ये भी जानते हैं, कि ये दोनों लंबाई आपस में बराबर है, ये दोनों लंबाई बराबर है। अगर ये लंबाइयां बराबर हैं तो मेरे भाई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ गया होगा आपको, त्रिभुज बनता हुआ नजर आ गया होगा कि नहीं आया? ये त्रिभुज दिखा, ये त्रिभुज दिखा। अब इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुज, वो कोण बराबर, मतलब भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी बराबर होगा। ये बात तो हमको पता है सर, ये थीटा डिग्री, तो ये भी थीटा डिग्री होगा सर, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री, थीटा और थीटा 2 थीटा प्लस 130 बराबर 180 होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो 2 थीटा बराबर 50, तो थीटा बराबर 25, दिस इज 25। कितनी अंटी 5? 2 अंटी 5, और ये भी 2 अंटी 5 होगा, 25 ही तो हमारा सही जवाब होगा। यही तो पूछा है गाइस उसने, क्या कुछ और पूछा है क्या? कुछ और पूछा है क्या? नहीं पूछा है सर, कुछ और नहीं पूछा है। चलिए जी, अंतिम सवाल बचा, एक और सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 डिग्री वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है पाई आर स्क्वायर, जो है ये पूरे 360 डिग्री का होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का पता करना है। इससे ही गया 6 6 36 बार में। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर हो जाएगा 10 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काट दो ना जरा, दो काट देते हैं, लोग काट देते हैं, क्या समझे तुम? क्या हैं? हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही है सर। तो हो सकता है
मैं 2 से काट दे रहा हूँ 3 बार, 2 से काट दे रहा हूँ 5 बार में, 2 से काट दे रहा हूँ 3 बार, 2 से काट दे रहा हूँ 5 बार में, बटे में 3 आना चाहिए और बटे में 3 दो दो जगह आ रहा है, 167 आएगा, 157 आएगा। तो हम एक काम कर ले रहे हैं, इस नंबर को काट ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई पाई की वैल्यू को निपटाने की भी कोशिश करता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21 बचा, एक 7 एकम 7 बचा कितना, 3 7 चौक 28, 1/4 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हम कभी कभी 3.14 भी हमें लेनी होती कभी कभी, तो ये ले लेते हैं, ऊपर हो जाएगा कितना, 50/3। तो कर लेते हैं, ये 50 है, जीरो, पच्चों का 20 की शून्य, हासिल 2, 5 एकम 5, 6 7, ठीक है जी, 5 या 15, 16 17 है, बटे 3, 177। एक मिनट, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती कर दी भाई तुम्हारे भाई ने, जीरो हो गया। पच्चों का 20 की शून्य, हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 या 15/3, 2 नंबर के बाद डेसिमल था, अपन भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, 157.3, 157.3 ऑप्शन बी आ जाएगा। कभी कभी ना जब ना कटे ना तो आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो आज की कार्रवाई में यहीं समाप्त करूंगा। ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ कौन सा चैप्टर, एक मिनट भाई, कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया है, और पेज नंबर 53 तक कंप्लीट हम कर चुके हैं, लगभग लगभग 40% लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला जो चैप्टर आएगा त्रिभुज आएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई कि थ्योरम पढ़ लेना आप, थ्योरम जो है ना, कौन कौन सी थ्योरम है, कैसे कैसे त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज में पेज नंबर 54 पढ़ लेना, 54 के बाद 55 पढ़ लेना, 55 के बाद में 56 पढ़ लेना, 56 के बाद में 57 पढ़ लेना, 58 पढ़ लेना, 59 पढ़ लेना, 59 के बाद में आप 60 पेज तक पढ़ लीजिएगा, है ना। समझ में आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कल की अगली क्लास में त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। चलो मिलेंगे कल, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद साथियों।